नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ सधे कदमों से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की एक सीरीज शुरू की है, जिसका पहला भाग फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया और अब उसी क्रम में दूसरे कड़ी के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और पहली कड़ी में हमने महाराष्ट्र में जो शुरुआती राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनके बारे में जाना, और अब शुरुआती क्रांतिकारी आंदोलन जो बंगाल में हुए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये दो क्रांतिकारी आंदोलन के गढ़ रहे, महाराष्ट्र और बंगाल। तो पहले कड़ी में हमने महाराष्ट्र के बारे में जाना और अब दूसरी कड़ी में हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने मेरे पहले वीडियो को पसंद किया, लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब भी किया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कोशिश करूंगा जो भी नए हों वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। तो ज़्यादा समय लेते हुए मैं आप इस चैनल आज के सेशन को शुरू करता हूं। तो उसी क्रम में पिछली बार हमने 14 प्रश्न पढ़े थे, अब 14 के प्रश्न के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 15वां, अनुशीलन समिति की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों, बंगाल में सबसे बड़ी जो केंद्रीय भूमिका निभाई जिस क्रांतिकारी संगठन ने, वो थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बंगाल की सबसे बड़ी क्रांतिकारी संगठन थी, या यूँ कहें अन्य सभी क्रांतिकारी संगठनों के लिए बड़े भाई के समान थी। सभी इसी संगठन से प्रभावित थे और इस संगठन की, चूँकि इस संगठन की शाखाएं पूरे बंगाल में, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे पूर्वी बंगाल हो, फैली हुई थी। इसकी कई उप समितियाँ भी थीं, छोटी छोटी शाखाएँ भी थीं इसकी। तो अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है शुरुआती समय में। अब इसकी स्थापना कब और किसने की, कब शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत कोलकाता के बैरिस्टर प्रमथनाथ की प्रेरणा से सतीश चंद्र बसु ने 1902 में की। जो अनुशीलन समिति है उसकी स्थापना 1902 में हुई थी। प्रमथनाथ और सतीश चंद्र बसु दो प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें प्रमथनाथ बैरिस्टर थे और सतीश चंद्र बसु वो छात्र थे। इन दोनों ने मिलकर के अनुशीलन समिति की स्थापना की। हालांकि अनुशीलन समिति की कई अन्य समितियां भी थीं जो क्रांतिकारी कार्यों को कर रही थी। 16वां प्रश्न है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की जो दूसरी प्रमुख शाखा थी वो थी ढाका में। ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस ढाका वो एक अलग शाखा थी, उसका नाम भी रख दिया गया ढाका अनुशीलन समिति। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी नवंबर 1905 में पुलिन दास ने। ये अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है ढाका अनुशीलन समिति के बारे में। हालांकि ये सारे जितने भी प्रश्न मैंने लिखे हैं वो सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी किसने? 1905 में पुलिन दास ने। पहली जो अनुशीलन समिति थी उसकी स्थापना हुई थी 1902 में। तो जैसे जैसे अनुशीलन समिति बंगाल में अपने पैर पसार रही थी, वैसे अलग अलग ज़िलों में उसकी जिला स्तरीय समिति भी बन रही थी। और वो सभी जो समिति बन रही थी वो अपने क्षेत्रों में नवयुवकों को इकट्ठा कर रही थी, उनको प्रशिक्षण दे रही थी, उनको मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बना रही थी, उनको अंग्रेज सरकार के खिलाफ जागरूक कर रही थी, उनके लड़ने के लिए इकट्ठा कर रही थी। तो ऐसी कई छोटी बड़ी अनुशीलन समितियां बनी थी, जिसमें दो प्रमुख थी, एक कलकत्ता वाले, दूसरी ढाका की। प्रश्न नंबर 17 है, युगांतर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अब युगांतर पार्टी अनुशीलन पार्टी के अंदर ही अंदर एक पार्टी बनी। हालांकि धीरे धीरे जब अनुशीलन समिति कमजोर पड़ने लगी तो युगांतर पार्टी जो है बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि इसकी शुरुआत अनुशीलन समिति के अंतर्गत ही हुई थी। युगांतर जो पार्टी थी, जिसे बंगाली भाषा में जुगांतर कहते हैं,
युगांतर पार्टी बोलते हैं। वो पार्टी, इस पार्टी के जो क्रांतिकारी थे वो ज़्यादा मुखर थे, वो ज़्यादा साहसी थे, उन्होंने कई कार्यों को अंजाम दिया था। अभी इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो युगांतर पार्टी जो थी उसकी संस्थापक थे अरबिंदो घोष, जो बाद में चल कर के वो बन गए, संत बन गए थे, उन्होंने आश्रम खोला था, वो अरबिंदो घोष। दूसरे हैं वारेंद्र घोष। वारेंद्र घोष ये ज़्यादा बड़े क्रांतिकारी थे। ये अरबिंदो घोष और वारेंद्र घोष दोनों भाई थे। तीसरे थे भूपेंद्र नाथ दत्त। और भूपेंद्र नाथ दत्त कौन था? भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। इन्होंने मिलकर के अप्रैल 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना की। अनुशीलन समिति के अंतर्गत ही इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1906 में। जो प्रमुख इसके नेता थे वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न नंबर 18वां है, अनुशीलन समिति द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें कौन सी थी? तो उस वक्त क्रांतिकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के मन में उत्साह जगाने के लिए कई क्रांतिकारी साहित्य की रचना की गई, जिसे बड़े ही चाव से पढ़ते थे और उत्साहित होते थे। ऐसी कई किताबें थीं जिसमें प्रमुख है भवानी मंदिर। ये क्रांतिकारियों की बुक थी जिसे चोरी छिपे पढ़ा जाता था, प्रतिबंधित किताब थी। वर्तमान रणनीति और मुक्ति किन पाथे, ये तीन किताबें क्रांतिकारी जो संगठन थे, जो क्रियाकलाप चल रहे थे, उन संगठनों के लिए ये तीनों किताबें जो थीं वो बाइबल की तरफ पढ़ी जाती थीं। और ये किताबें न केवल बंगाल में बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी क्रांतिकारियों के द्वारा पढ़ी जाती थीं। प्रश्न नंबर 19 है, बंगाल के अन्य क्रांतिकारी संगठनों के नाम। तो इन दो क्रांतिकारी संगठन, जैसे अनुशीलन समिति हो या युगांतर पार्टी, इनके अलावा भी क्रांतिकारी समितियों का गठन हुआ था, जिसमें साधना समाज और शक्ति समिति। और अनुशीलन के अलावा जो अगर देखा जाए तो युगांतर, यानी अनुशीलन समिति सबसे बड़ी क्रांतिकारी संगठन था, जिसमें बड़े बंगाली समाज के बड़े प्रबुद्ध एवं धनाढ्य वर्ग के लोग, पदाधिकारी जो थे, सरकारी मशीनरी में काम करने वाले, कोई वकील, डॉक्टर या सेना में हों, वो लोग उन लोगों का जो है उसमें उनके छत्र छाया में वो चलती थी अनुशीलन समिति। प्रश्न नंबर 20 है, बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिकाएं। तो अब इन क्रांतिकारी संगठनों ने कई क्रांतिकारी पत्रिकाएं भी निकाली, जिनके माध्यम से वो अंग्रेजी राज का पर्दाफाश करते थे या उनके उसमें जो साहित्य होता था उससे जनता को प्रभावित करते थे, जनता को जागृत करते थे। तो ऐसी दो प्रमुख जो पत्रिकाएं थीं वो एक थी युगांतर और संध्या। ये दो पत्रिकाएं थी, क्रांतिकारी पत्रिकाएं मानी जाती हैं। युगांतर और संध्या जो छपती थीं और बांटी जाती थी। तो एक तो किताबें थी, तीन प्रमुख किताबें हैं, भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति और मुक्ति किन पाथे। इनके आप अच्छी तरह से दोहराइए, इनको याद रखिए, क्योंकि अक्सर जो है परीक्षा में पूछी जाती हैं ये पत्रिकाओं के नाम और किताबों के नाम जो बंगाली क्रांतिकारी संगठनों द्वारा प्रयोग की जा रही थी। अब हम देखते हैं इन संगठनों के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्यों को अंजाम दिया गया। तो सबसे प्रमुख जो बंगाल के क्रांतिकारियों ने जिस कार्य को अंजाम दिया था वो ये था। प्रश्न नंबर 21, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर कब और किसने बम फेंका? तो अनुशीलन समिति या युगांतर पार्टी के ही लोगों का ज़्यादा काम माना जाता है। ये मुजफ्फरपुर बम कांड कब और किसने जो है मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर बम फेंका? तो इसमें पहले हम जानते हैं मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट कौन था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन में किंग्स फोर्ट बड़े बड़े नेताओं या क्रांतिकारियों को दंड देने के लिए बदनाम था। वो भारतीय जो भी उभरते हुए नेता थे या आंदोलन में भाग लेने प्रमुख व्यक्ति, उनको कठोर से कठोरतम दंड देने के लिए बदनाम था मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट, जो कि कलकत्ते का जज था।
तो उसके इसी कार्य उसने जो अंग्रेज सरकार की के आधिपत्य या उसका रुतबा जमाने के लिए जो जिसने दंड दिया था, उसके पुरस्कार स्वरूप मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को पदोन्नति दे करके उसे मुजफ्फरपुर का सेशन जज बना दिया गया। लेकिन उसके पहले चूँकि वो कुख्यात हो चुका था बंगाल में, इसलिए युगांतर पार्टी जिसके सदस्य थे, युगांतर पार्टी ने एक मीटिंग की और ये तय किया कि जो है किंग्सफोर्ड को हम मारेंगे। और इस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए युगांतर पार्टी के 2 सदस्यों को चुना गया। वो कौन कौन से थे? तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए 2 नाम तय हुआ। 2 लोग तैयार हुए, वो थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जाकर के उस पर बम मारा था। लेकिन मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी मौत हुई? अब इन्होंने जो बम मारा था उसके बारे में जानिए। जब ये तय हो गया कि युगांतर पार्टी के 2 सदस्य जाकर के उसे मारेंगे, इसके लिए 2 नाम तय हुए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों पहुंच गए मुजफ्फरपुर। उन्होंने मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पर किंग्सफोर्ड का उन्होंने बंगला देखा। शाम के वक्त जो यूरोपीय क्लब होते हैं, जो क्लब बनाया गया था, क्लब में गया हुआ था किंग्सफोर्ड। लेकिन वो निकलते निकलते रात के 8 बज गए। अच्छा, दिन में ही उन्होंने उसकी बग्गी, उसके घोड़े को देख लिया था। उससे बग्गी को पहचान गए थे कि भाई इसकी बग्गी ये है, उसका ऐसे घोड़ा रहता है। तो क्लब के बाहर खड़े थे, लेकिन रात हो गई। और रात हो गई, उसके बाद अंधेरा था, लेकिन क्लब से जब उसकी बग्गी निकली, वैसी बग्गी वैसा घोड़ा निकला, तो उसके पीछे पीछे दोनों चल दिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और जब किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने वो पहुंचा, वो बग्गी पहुंची, तो उस बग्गी में जो है बम मारा खुदीराम बोस ने। लेकिन दुर्भाग्य कहें क्रांतिकारियों का या सौभाग्य कहें किंग्सफोर्ड का, किंग्सफोर्ड उसमें था नहीं। उसमें कौन था? श्रीमती कैनेडी और उसकी पुत्री, एक कर्मचारी थे कैनेडी, उनकी बीवी और उनकी बेटी जो है उस बग्गी में, यानी चूँकि रात का समय था, ढंग से पहचान नहीं सके खुदीराम बोस, और उन्होंने उस बग्गी में बम फेंका, जिसमें इन दोनों महिलाओं की मौत हुई थी। अब अगला प्रश्न है, यानी कि किंग्सफोर्ड बच गया। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को कब फांसी हुई? अब रात का समय था, बम मारने, और फिर वहाँ से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वहाँ से भागे। वहाँ से जहाँ से उसका बंगला था, वहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है वैनी, वहाँ तक वो भागते हुए पहुँचे। हालांकि इस बीच में रास्ते में दोनों बिछड़ गए और खुदीराम बोस पहले वहाँ पहुँचे, लेकिन तब तक वो बिल्कुल थक चुके थे और वहीं पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा शुरू हुआ, और मुकदमे के दौरान ही, मुकदमे 30 अप्रैल को बम मारा था और 11 अगस्त यानी 12 दिन बाद ही मुजफ्फरपुर में उनको फांसी सजा दे दी गई। किसे? खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी वो बिछड़ गए थे, लेकिन फिर अगले सुबह वो पहुंचे स्टेशन। वहाँ से अपने एक मित्र के साथ वो हावड़ा गए। हावड़ा में उनके वहाँ जो है पुलिस ने उनको घेर लिया। अब पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और अपनी शहादत दे दी। यानी प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली या अपने शहीद हो गया अपने खुद को मार करके। और खुदीराम बोस, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे, इसलिए वो भागने में नाकाम रहे और उन पर मुकदमा चलाया गया। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 24 है, अलीपुर षड्यंत्र केस में किन पर मुकदमा चलाया गया? अब अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? अलीपुर कलकत्ते में है। अब जैसे ही इस बम कांड के बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की। अब पुलिस को उसके तार कलकत्ते में दिखाई दिए। कलकत्ते में जो है धरपकड़ शुरू हुई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब उसी गिरफ्तारी के कारण
जिसे मनिक तल्ला गिरफ्तारी कहते हैं, मनिक तल्ला जो स्थान था, या मुरारी पुकुर, ये दो प्रमुख स्थान थे जहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई और अनुशीलन समिति के कई क्रांतिकारियों को, कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरविंद घोष, बारेंद्र घोष तथा 37 अन्य राष्ट्रवादी, इन सबकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारियाँ की, क्योंकि पुलिस ने जो है धरपकड़ करनी शुरू की, छानबीन शुरू की। तो अनुशीलन समिति के ये प्रमुख नेताओं को, युगांतर पार्टी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चला। इसी मुकदमे को कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने की? अब इन्हीं संगठन के एक सदस्य नरेंद्र गोसाई ने सरकारी गवाह बन गया, जिसकी वजह से, जिसकी गवाही की वजह से बाकी लोग भी पकड़ लिए गए, उन पर मुकदमा चला। अब सरकारी गवाह बन जाने के कारण इसको मारने का वो योजना बना ली गई युगांतर पार्टी के द्वारा और इसको अंजाम दिया गया। जेल में ही एक अस्पताल थी, उस अस्पताल में कन्हाई लाल दत्त तथा सत्येंद्र ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान ही, जब मुकदमा जब तक चल ही रहा था, तब तक सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई और की हत्या की थी कन्हाई लाल दत्त तथा सत्येंद्र नाम के दो युगांतर पार्टी के क्रांतिकारी थे। इन्होंने सरकारी गवाह बने नरेंद्र गोसाई। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने की, या अलीपुर षड्यंत्र केस के दौरान सरकारी गवाह कौन बना? तो आपको इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नरेंद्र गोसाई से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र केस में बारेंद्र घोष को क्या सजा हुई? बारेंद्र घोष और उनके भाई अरविंद घोष, जिन्होंने बाद में अध्यात्मवादी बन गए, उन दोनों तो जो मुकदमा चला अलीपुर षड्यंत्र केस, उसमें बारेंद्र घोष को क्या हुआ? आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हालांकि जो अलीपुर षड्यंत्र केस था, उसमें एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है, वो ये कि चित्तरंजन दास, जो बहुत बड़े बैरिस्टर थे और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में इन लोगों का पक्ष लिया था या इनका मुकदमा लड़ा था। किनका? अरविंद घोष, बारेंद्र घोष या अन्य लोगों का जो मुकदमा था, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता चित्तरंजन दास, उन्होंने मुकदमा लड़ा और बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने अरविंद घोष को बरी करा लिया। लेकिन बारेंद्र घोष, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। अब अगला प्रश्न है 27वां, अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम क्या था? तो अरविंद घोष जो बड़े क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया था, उसका नेतृत्व किया था, इसके लिए उन्होंने पत्रिका चलाई जो प्रकाशित थी, उसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्रिका, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद करिए। वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, संपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है अरविंद घोष ने किया था। अब प्रश्न नंबर 28 है, अरविंद घोष का आश्रम कहाँ स्थापित है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे अरविंद घोष, लेकिन बाद में उनका मन उछट गया और उन्होंने जो है आश्रम खोल लिया। वो स्वामी जी बन गए, संत बन गए, साधु बन गए, अध्यात्म की रुचि थी। उन्होंने अपना जो आश्रम खोला वो पांडिचेरी में है। पांडिचेरी जो तत्कालीन फ्रांस का उपनिवेश था, वहाँ जा कर के उन्होंने अपना एक आश्रम खोला पांडिचेरी में। तो दोस्तों, ये रहा बंगाल में होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी कार्य, जिसमें अलीपुर षड्यंत्र केस और मुजफ्फरपुर बम कांड, इन दो प्रमुख जो कार्य हुए, उनमें अनुशीलन समिति और युगांतर संस्था के लोगों का योगदान रहा या उनके कार्य रहे। अब युगांतर अनुशीलन समिति का धीरे धीरे समाप्त हो गई, कमज़ोर पड़ गई, लेकिन युगांतर पार्टी एक बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि 1930 के दशक के बाद, जिसमें चट्टगांव शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था, उस हमले में सबसे बड़ा योगदान था इन्हीं युगांतर पार्टी के,
लोगों का उन्होंने ही किया था। एक बहुत बड़े संगठन युगांतर पार्टी के लोग थे। अच्छा, इसके बाद इस घटना के बाद जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिसे बाघा जतिन कहते हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा बंगाल का ये आतंकवादी बंगाल की क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी उनके नेतृत्व में आ गई और उन्हें आगे बढ़ाई। अब आगे की जो युगांतर पार्टी की जो गतिविधियाँ थी उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।